हाय, इस वीडियो में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थेरीज, जिसमें मेनली हम तीन टाइप की एडमिनिस्ट्रेटिव थेरीज समझेंगे। क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और मॉडर्न थेरी। इन तीनों थेरी में क्या डिफरेंस है, इसको भी हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर में जानेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव थेरीज क्यों पढ़ना जरूरी है और क्या वजह है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव थेरीज सामने आई है या इवॉल्व हुई है। तो इसको हम अपने सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा भी कोई ना कोई गोल होता है। अब मान लीजिए हमारा गोल होता है एग्जाम क्लियर करना। अब एग्जाम क्लियर करना है हमें, तो हमारे पास क्या होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। जैसे मान लीजिए टाइम एक रिसोर्स है हमारे पास। अब इस लिमिटेड टाइम के अंदर में हम किस तरह से इस एग्जाम को, मतलब अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाता है, एक स्किल बन जाता है कि आप टाइम को किस तरह से मैनेज करते हो। सेम वे गवर्नमेंट के पास अपने गोल होते हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेस होते हैं। अब इस रिसोर्सेस के, अब ये रिसोर्सेस क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। अब ये लिमिटेड रिसोर्सेस में भी किस तरह से गवर्नमेंट, या हम बोल सकते हैं सिंपल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने जो भी गोल है, जो भी एस्पिरेशन है, उसको अपने लिमिटेड रिसोर्सेस के अंदर में भी किस तरह से अचीव कर सकता है। ठीक है, ये बताया गया एडमिनिस्ट्रेटिव थेरीज के अंदर में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव थेरी क्या बोलती है मेनली, ये आपको अलग अलग, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग पैटर्न बताते, अलग अलग तरीके बताते। इस लिमिटेड रिसोर्सेस को यूटिलाइज करते हुए ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अपना जो भी गोल है। अब देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी एंटरप्राइजेस है, ठीक है, मान लीजिए कोई एंटरप्राइजेस है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस है, तो उसका गोल क्या हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट करना। और मैक्सिमम प्रॉफिट कब हो सकता है, जब वो मैक्सिमम क्या करे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। अब ये प्रोडक्टिविटी किस तरह से बढ़ा सकता है लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर में भी, ये बताया गया एडमिनिस्ट्रेटिव थेरीज के अंदर में। इसीलिए हम अलग अलग स्कॉलर के, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स के, उन्होंने अलग अलग तरीके के लिए, मतलब अलग अलग मैनेजमेंट के लिए अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव थेरीज बताया। जैसे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थेरी बताया, जैसे फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने। तो आने वाली वीडियो में हम सभी थेरीज को जानेंगे। तो अभी हम मेनली क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव थेरीज जो है ये किस लिए इवॉल्व हुई है, क्या वजह है। तो इसकी वजह सिंपल ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो भी गोल है, उसको अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन कौन से तरीके अपनाएगा, जिससे अपने लिमिटेड रिसोर्स में भी वो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। तो इसीलिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव थेरीज सामने आई है। अब देखो, हम समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है। हमने जाना कि अगर हमें कोई कोई भी हमारा गोल है, जैसे एग्जाम क्लियर करना, तो उसको मैनेज करने के लिए, मतलब इस एग्जाम को अचीव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, अपने टाइम को मैनेज करते हैं। अब इस सेंस में क्या हो रहा है, हम मेनली मैनेज मतलब क्या, हम अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं अपने टाइम का। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है एक 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 तरीका जिससे मेनली हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। तो सेम वे गवर्नमेंट जो होता है, गवर्नमेंट के भी कुछ गोल होते हैं, कुछ एम्बिशियस होते हैं। ठीक है, उसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट के पास क्या होता है, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिससे जिससे जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकता है, जो भी एस्पिरेशन हो, जो भी गोल होते हैं, इंडिविजुअल के भी हो सकते हैं या लोगों के भी हो सकते हैं, या गवर्नमेंट के खुद के भी हो सकते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो उनको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट के पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। अब ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेनली क्या काम आता है, ये एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो ये सभी क्या है, ये गोल है, एस्पिरेशन है, और इन सभी को अचीव करने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो, एक स्कॉलर हुए एल्विन टॉफलर, इन्होंने अपने पब्लिकेशन थर्ड वेव में ये बताया कि गवर्नमेंट के जो एक्टिविटी, गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल जो एक्टिविटीज़ है वो बड़ी है। अब ये क्यों बड़ी है, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ दी कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के वजह से गवर्नमेंट क्या हो गया, ओवरलोड हो गया। अब गवर्नमेंट ओवरलोड क्यों हुआ, क्योंकि उसने अपने हाथ में डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल दोनों एक्टिविटी अपने हाथ में ले लिया है। तो ये अभी क्या हो गया, ओवरलोड हो गया। अब गवर्नमेंट को क्या, किस चीज़ की आवश्यकता पड़ रही है, एक इफिशिएंट और इफेक्टिव मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ गई है। अब इस मैनेजमेंट को फुलफिल करने के लिए अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर ने अलग अलग तरीके निकाला, अलग अलग पैटर्न डेवलप किया, जिसके वजह से गवर्नमेंट क्या कर सके, एक अच्छा मैनेजमेंट कर सके, इफेक्टिव और इफिशिएंट मैनेजमेंट कर सके,
जिससे मेनली डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को पूरा किया जा सकता है, सक्सेसफुल उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या सक्सेसफुली उसको अचीव किया जा सकता है। ठीक है, तो यही है मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव थेरीज। अब देखो, इनिशियली जो प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है इसमें कोई डिफरेंस नहीं समझा जा रहा था। इनके स्ट्रक्चर में, इसके मैनेजमेंट में, पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में कोई डिफरेंस नहीं समझा जा रहा था इनिशियली। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर मेनली तीन मेजर एलिमेंट होते हैं, जैसे कि मशीन हो गया, मेथड हो गया, मैन हो गया। अब मशीन और मेथड ये क्या है, नॉन लिविंग है, तो इसी के लिए इसको अनएनिमेटेड या इनएनिमेटेड कहा जाता है। और मैन है, ये लिविंग बीन है, तो ये क्या है, एनिमेटेड है। अब हम आगे समझेंगे क्योंकि ये दो वर्ड का हम आगे यूज करेंगे, इसलिए ये जानना जरूरी था। अब देखो, फ्रॉम मिड 18th क्या होता है, जो गवर्नमेंट है ये एक पॉपुलर सोवरेन बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि इसके पहले क्या था, मोनार्की थी, किंग था, राजा था। तो अभी गवर्नमेंट मतलब अभी जो स्टेट है वो क्या हो गए, फ्री हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। तो जो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो क्या बन गई, अभी सोवरेन बन गई है, पॉपुलर हो गई, क्योंकि लोग वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई है। अब ये सभी आने के वजह से अभी क्या हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण बढ़ने के वजह से जो लोगों की डिमांड है, लोगों के पास गुड्स और सर्विसेज मैक्सिमम मात्रा में पहुंचने लगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुंचने लगी, तो अभी गवर्नमेंट मतलब जो फर्म थे, जो इंडस्ट्री थी, उनके ऊपर प्रेशर हो गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन निकालिए, जिससे लोगों की जो भी डिमांड है वो पूरी किया जा सकता है। अब इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया तो टेक्नोलॉजी के लिए क्या चाहिए, स्किल मैन पावर चाहिए। तो स्किल मैन पावर की डिमांड बढ़ गई। अब स्किल मैन पावर की डिमांड बढ़ गई तो अभी मैनेज करना, कंपनी को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बढ़ गया। किसी भी मैनेजर्स के लिए अपने इंडस्ट्री को अच्छे से मैनेज करना, अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। क्योंकि अभी प्रोडक्शन की डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा होने लगी, तो इसीलिए मैनेजर्स के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं, एक डिसीजन आ गया, दैट इज मेनली कि किस तरह से ये जो मैनेजर है एक इफिशिएंटली और इफेक्टिवली और इकोनॉमिकली अपने इंडस्ट्री को मैनेज कर सकता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एक इश्यू बन गया है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ द पीपल, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, इससे वजह से मैनेजर का जो रोल था वो क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, मैनेजर का रोल काफ़ी बढ़ गया। तो मैनेजर के सामने ये इंपॉर्टेंट टास्क बन गए कि वो किस तरह से अपने इंडस्ट्री को इफिशिएंटली, इफेक्टिवली और इकोनॉमिकली मैनेज कर सकता है। तो इसी में कुछ सक्सेसफुल अटेम्प्ट हुए। ठीक है, ऐसे सक्सेसफुल अटेम्प्ट हुए जो मेनली, ये सक्सेसफुल अटेम्प्ट क्या है, ये मेनली ये है कि ये कुछ ऐसे अप्रोचेस निकाल के आए, ऐसे अप्रोचेस सामने आए जिसके वजह से जो मैनेजमेंट है वो इफिशिएंटली और इफेक्टिवली और इकोनॉमिकली होने लगा। तो ये सक्सेसफुल अटेम्प्ट मेनली किया गया बाय द इंजीनियर, जो इंजीनियर मेनली मैनेजर्स थे। उस मैनेजर जो इंजीनियर जो मैनेजर्स थे उन्होंने ये अटेम्प्ट निकाला, मतलब ये सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया, जिससे क्या हो रहा था, जो मैनेजमेंट है वो इफिशिएंटली और इफेक्टिवली मैनेज हो रहा था। तो ये जो सक्सेसफुल अटेम्प्ट है इसी को मेनली साइंटिफिक अप्रोच कहा गया। क्योंकि क्या हुआ, पहले के जो ट्रेडिशनल तरीका था मैनेजमेंट का, या बोल सकते हैं मैं काम करने का, वो क्या था, रूल ऑफ थंब था। अब रूल ऑफ थंब था, इसमें क्या हो रहा था, जो पुराने तरीके थे वही अपनाए जा रहे थे कि इस तरीके से ये काम होता है तो इसको इसी ढंग से करना है, उसमें कोई लॉजिक नहीं निकाला जा रहा था। तो जिसके वजह से प्रोडक्शन कम हो रहा था। अब प्रोडक्शन कम हो रहा था तो अभी देखो, अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था, डिमांड बढ़ गई थी लोगों की। तो लोगों की डिमांड बढ़ गई तो प्रोडक्शन ज़्यादा, मतलब उसकी प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ गई। अब प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ गई तो ये जो पुराना ट्रेडिशनल जो प्रिमेटिव तरीका था इसको अभी ख़त्म करना था, और इसके बजाय नया तरीका लेके आने की आवश्यकता पड़ गई थी, क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। तो इसीलिए ये कुछ सक्सेसफुल अटेम्प्ट हुए जिन्होंने मेनली ये बताया कि हम किस तरीके से एक बहुत अच्छा मैनेज करते हुए हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो इसी को मेनली साइंटिफिक अप्रोच कहा गया। अब ये साइंटिफिक अप्रोच इसीलिए बोला गया क्योंकि ये जो तरीका निकाला गया है मैनेज करने का, जिससे वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़े, ठीक है, ये साइंटिफिकली तरीका था, इसलिए इसको साइंटिफिक अप्रोच कहा गया है। ठीक है, तो ये जो इंजीनियर्स थे, जो मेनली मैनेजर्स थे, उन्होंने ये साइंटिफिक तरीका निकाला
तो इसी को साइंटिफिक अप्रोच बोला गया और इसी को क्लासिकल थेरीज भी बोला गया। इसी साइंटिफिक अप्रोच को क्लासिकल थेरीज बोला गया। अब इसको क्लासिकल थेरीज इसीलिए बोला गया क्योंकि ये पियोनियर है, मतलब ये इन्होंने स्टार्ट किया, इसको अर्लीस्ट है, सबसे पहले ट्रेडिशनल है और प्रिमेटिव है आज के समय से, क्योंकि अभी तो मॉडर्न थेरीज आ गई है। ठीक है, तो इसीलिए इसको साइंटिफिक अप्रोच को क्लासिकल थेरीज कहा गया। तो इस तरह से मेनली जो एडमिनिस्ट्रेटिव थेरीज है इसकी आवश्यकता पड़ी और इस आवश्यकता पढ़ने के बाद अलग अलग जो मैनेजर्स थे उन्होंने तरीका ढूंढ निकाला, उस तरीके को साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा गया, या बोल सकते हैं हम उसको साइंटिफिक अप्रोच निकाला उन्होंने। आगे चल के हम साइंटिफिक मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे, दैट इज गिवन बाय द फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है, और इसी को क्लासिकल थ्योरी बोला गया। तो अभी हमने इसमें क्या जानने की कोशिश किया, मेनली हमने ये जानने की कोशिश किया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज है वो किस लिए इवॉल्व हुई है, क्या वजह थी, क्या रीजन था, क्या कॉज था जिसके वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज इवॉल्व हुई है। ठीक है, ये हमने जानने की कोशिश किया। अगर हम ब्रीफली समझे तो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी इसीलिए इवॉल्व हुई है कि बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, या हम बोल सकते हैं जिस तरह से गवर्नमेंट का जो रोल है, क्योंकि गवर्नमेंट ने डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटी अपने हाथ में ले लिया था, जिससे वो काफ़ी ओवरबर्डन हो गया था, तो उसको मैनेज करने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। तो दोनों सेंस में हम समझे, एक तो गवर्नमेंट के सेंस में भी समझे और एक एंटरप्रेन्योर के सेंस में भी समझे, मतलब प्राइवेट सेक्टर के से भी सेंस में समझे। गवर्नमेंट के सेंस में क्योंकि गवर्नमेंट ने डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटी अपने हाथ में लिया था, और एंटरप्राइजेस के सेंस में बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा, मतलब प्रोडक्टिविटी की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई थी, तो दोनों में मैनेजमेंट की आवश्यकता काफ़ी ज़रूरत हो गया था। तो इसी को, मतलब इन दोनों को किस तरह से अच्छे तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, मतलब क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं जिससे ये दोनों मैनेज हो सकते हैं और दोनों के जो भी गोल है, जो भी एम है, उसको अचीव किया जा सकता है। इसीलिए ये सभी का सॉल्यूशन है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, जिन्होंने तरीके बताया, पैटर्न बताया इस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का और अपने गोल को अचीव करने का। ठीक है, तो अभी हम क्या समझेंगे, क्लासिकल और न्यू क्लासिकल और मॉडर्न, ये तीनों थ्योरी में क्या क्या डिफरेंस है इसको हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी। देखिए, क्लासिकल थ्योरी क्या है, मेनली डील करते हैं इन एनिमेटेड एक्टिविटीज़ को, मतलब ये कि इन एनिमेटेड कंपोनेंट के बारे में मेनली बात करते हैं। अब मैंने बताया था कि इन एनिमेटेड क्या होते हैं। इन एनिमेट क्या है, मेनली मशीन और मेथड, इसके तरफ ज़्यादा ध्यान देता है ये क्लासिकल थ्योरी, क्योंकि इस समय क्या हो रहा था, इस समय प्रोडक्टिविटी की डिमांड हो रही थी, तो प्रोडक्टिविटी की डिमांड के चलते हुए ये मेनली प्रॉफिट की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे मैन को जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया क्लासिकल थ्योरीज के अंदर में। और उसके बाद कुछ समय के बाद न्यू क्लासिकल थ्योरी आती है, और जो डिमांड फिर वो क्या बोलती है कि नहीं, सिर्फ मेथड या मशीन यही इंपॉर्टेंट नहीं होते प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इंपॉर्टेंट होता है मैन भी। तो मैन जो होता है वो इमोशनल होता है, अगर उसको मोटिवेट करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, ये बोला गया न्यू क्लासिकल थ्योरीज में। तो यहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट को भी एम्फेसाइज किया गया है। और यहाँ पे क्या बताया गया है मॉडर्न थ्योरी के अंदर में, यहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट को तो इंपॉर्टेंट दिया ही दिया गया है, साथ ही साथ जो इन्होंने ये कहा कि जो ह्यूमन एलिमेंट है उसको विदाउट बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये कि देखिए इस समय क्या होता है, एलपीजी आ गया था, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आ गया था, जिससे वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्टेट है, वो उससे ऊपर उठ चुका था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री से मतलब ये है कि जो रूल एंड रेगुलेशन है जिसके अंडर में उसको काम करना चाहिए, इस टाइप से यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं दिया गया है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि क्लासिकल थ्योरी के अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ माना जाती थी दैट इज पोजीशन, हिरार्की। ठीक है, जो कि हम आगे देखेंगे मैक्स वेबर द्वारा जो ब्यूरोक्रेटिक जो बताया गया था उसको भी हम इसमें समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी के अंदर में पोजीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन फिर न्यू क्लासिकल थ्योरी के अंदर में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ह्यूमन एलिमेंट का इंटरैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है फॉर द इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये बोला गया न्यू क्लासिकल थ्योरी में। और यहाँ पे सिस्टम एंड इन्वायरमेंट की बात की गई, मतलब ये कि जो सिस्टम है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको मेनली अपने इन्वायरमेंट के साथ काम करना चाहिए। मतलब ये कि अगर इन्वायरमेंट डिमांड कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन का तो एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए। अगर सिस्टम को ये लगता है कि अभी एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है तो उसको कम कर देना चाहिए, मतलब एज पर द इन्वायरमेंट डिमांड जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो
क्लासिकल थ्योरी के अंदर में हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ेंगे, ये अलग अलग थ्योरीज है। उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे। और ये सभी जो थ्योरी दिया गया है बाय दी, देखो टेलर ने दिया, फेयल ने दिया, मैक्स वेबर ने दिया, हेनरी फायल ने दिया। ओके, ये सभी स्कॉलर है जो कि क्लासिकल थ्योरी के अंदर में आते हैं। इन्होंने ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, ये थ्योरी दिया है ये अलग अलग स्कॉलर में। अब न्यू क्लासिकल थ्योरी में कौन सी थ्योरीज आते हैं, जैसे कि ये ह्यूमन रिलेशन स्कूल हो गया, ये दिया गया बाय द ये एल्टन मायो ने दिया ह्यूमन रिलेशन स्कूल। उसके बाद ये जो फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव है ये बताया गया बाय द चेस्टर बर्नार्ड द्वारा। देन हम डिसीजन मेकिंग के बारे में समझेंगे जो मेनली दिया गया बाय द हर्बर्ट साइमन ने बताया डिसीजन मेकिंग के बारे में। तो ये हम नियो क्लासिकल थ्योरी के अंदर में आगे आने वाली जो भी वीडियोज है इसको हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। ये अलग अलग थ्योरी को भी हम जानेंगे। अब देखो मॉडर्न थ्योरी में हमें पता है कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल चेंज हो गया था बिकॉज ऑफ द मुंडो कॉन्फ्रेंस जो 1 और 2 में जिस तरह से बातें आई थी सामने उसके वजह से। उसके बाद न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि क्रिस्टोफर हुक ने बताया था। उसके बाद न्यू राइट फिलोसॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस समय क्या हो गया था, इस समय जो स्टेट का रोल है वो मिनिमम किया गया था। अब मिनिमम किया गया था क्योंकि स्टेट को क्या बोला था, आप मिनिमम हुई और स्ट्रांग बनिए, इस तरह से अपना जो लोड है उसको कम कीजिए। प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया था इस मॉडर्न थ्योरी के अंदर में। इसलिए यहाँ पे विदाउट बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट के जो भी रूल रेगुलेशन है, इसने जिस तरह से अपने ऊपर जो भी बर्डन लेके रखा था उससे ये फ्री होने की बात करते हैं ये सभी थ्योरीज, ठीक है। इस तरह से मेनली क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और मॉडर्न थ्योरी है। अब इसको अगर हम और थोड़ा ब्रीफली समझे तो क्लासिकल थ्योरी मेनली फोकस करता था प्रोडक्टिविटी के ऊपर, तो इसीलिए यहाँ पे आदमी मतलब मैन के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। न्यू क्लासिकल थ्योरी में बाद में ये समझा कि नहीं, आदमी मतलब ह्यूमन एलिमेंट की भी बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यकता बन जाती है फॉर द प्रोडक्टिविटी। क्योंकि अगर मतलब ह्यूमन को अगर हम मोटिवेट करेंगे, उसको अलग अलग ढंग से अगर समझेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और ये सभी हमें ये अलग अलग थेरीज के अंदर में दिखाई देता है। मॉडर्न थेरी ये बोलती है कि किस तरह से एलपीजी के वजह से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के वजह से किस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चेंज हो चुका है। अब इसको अलग अलग थेरी के माध्यम से ये मॉडर्न थेरी बताती है, ठीक है। और स्टेट जो है, स्टेट का रोल काफ़ी चेंज हो चुका है। अब स्टेट को मिनिमम होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए, और खुद को एज अ फैसिलेटर होना चाहिए, नॉट अ प्रोवाइडर होना चाहिए, ये बोलते हैं मॉडर्न थेरी, ठीक है। ये सभी थेरी को हम आने वाले वीडियो में बहुत डिटेल में हम समझेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे विद द साइंटिफिक मैनेजमेंट दैट इज गिवन बाय द फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर से। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।